चलिए अब समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल यह है कि किस स्तर पर आदमी प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा रेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सूट स्टार्ट होता है जब प्लेंट फाइल होती है। सूट कभी भी स्टार्ट हुआ जब प्लेंट फाइल हुई, यहां पे रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है, फिर आता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, विवादकों का स्थिरीकरण, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, फिर आता है प्लेंटिफ एविडेंसेस, फिर आता है डिफेंडेंट एविडेंसेस, और फिर जनरली क्या होता है जजमेंट, फिर डिक्री, जो नॉर्मल प्रोसेस है हर केस में चलता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको रेस जुडिकेटा बताना है, जैसे मान लीजिए सूट नंबर 1 था ए वर्सेस बी, जो कि ए के फेवर में डिक्री हो गया था। जहां पे भी मैं डिक्री शब्द यूज करूंगा तो समझ जाना कि ए केस जीत चुका है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं डिक्री की जगह डिसमिस लिख दूंगा, यहां पे अगर मैं डिसमिस लिख दूंगा तो मतलब ए केस हार चुका है। अगर मैंने लिखा है डिक्री, मतलब ही हैज वन द केस। सूट नंबर 2 फाइल होता है सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम प्रॉपर्टी के ऊपर, बी वर्सेस ए। सेम सूट फाइल होता है बी वर्सेस ए के ऊपर। अब समझिएगा, अब ए को यहाँ पे प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा बोलनी है। इसको, ये ड्यूटी किसकी है, ये कर्तव्य है इस पार्टी का, ये ड्यूटी इसकी है कि इसको रेस जुडिकेटा बताए कोर्ट के अंदर। और आपको मैंने कल बताया कल वाली क्लास में कि अगर रेस जुडिकेटा नहीं प्रूव करता तो जो डिक्री नंबर 2 आएगी, इस केस में जो डिक्री आएगी वो वैलिड मानी जाएगी। कल मैंने वाली क्लास में क्या बताया था कि मान लीजिए इसमें एक डिक्री आ चुकी है और अगर ए रेस जुडिकेटा प्रूव नहीं करता है, ए रेस जुडिकेटा प्रूव नहीं करता है, तो ये जो डिक्री आएगी, कल को मान लीजिए इसको भी एक डिक्री दे दी कोर्ट ने, तो कौन सी डिक्री वैलिड होगी, सेकंड वाली डिक्री, ये डिक्री वैलिड हो जाएगी। तो मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टीज टू प्लीज द टू रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा। मतलब ये पार्टी का कर्तव्य है कि वो रेस जुडिकेटा को प्रूव करे या और उसकी उसकी प्ली को कोर्ट सामने रखे। अब सवाल ये है, अब सर सवाल ये होता है कि, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको जो रेस जुडिकेटा रखना है किस स्तर पर रखना है, किस चरण पर रखना है, किस स्तर पर रखना है। तो सर इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है बिफोर पासिंग ऑफ जजमेंट। यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, मतलब जजमेंट के पहले रखना है। और रखना कैसे होगा, कैसे रखना होगा, बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अभिवचनों में संशोधन करके। अभिवचन में संशोधन कैसे होता है, ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगती है, इसका एक आवेदन होता है न्यायालय में। इस आवेदन के अंदर क्या होता है, पार्टीज बोलती है कि सर हमें एप्लीकेशन लगानी है अमेंड करने के लिए, जो भी अभिवचन है, जो भी प्लीडिंग्स के, उस पर अमेंड करना है हमें। अब रिटन स्टेटमेंट भी हो सकता है और प्लेंट में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। जजमेंट से पहले करना पड़ेगा। अगर आपको रेस जुडिकेटा कोर्ट को बताना है कि सर रेस जुडिकेटा है, तो पहले बताओ। अगर आपने बाद में बताया, अगर आपने बाद में बताया, जजमेंट के बाद बताया, तो ये जजमेंट वैलिड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा आपको। मैं देखिए, मैं ऐसे नहीं उम्मीद करता कि जैसे बाकी बच्चे से गर्दन हिला रहे हैं जोश में, वो आप भी जोश में आए, लेकिन आप आ जाएंगे अगर वो आप 3 क्लास ले लेंगे तो बस, ठीक है। फिर बाकी जो इनिशियल छूटी हुई क्लासेस हैं वो आप लेटर ऑन सो एंड सो फोर्स कवर कीजिए। लेकिन मैं इसलिए आपको पुश कर रहा हूँ ये क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि सीपीसी एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 120 क्लासेस करनी है। आज कौन सी क्लास पे हम लोग 30-32 पे ही है, तो अगर 120 क्लासेस तक आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो आपका एक वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा जो कि 4 महीने खत्म होने में लेता है। आपका कोर्स 4 महीने पहले खत्म होगा, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बीच में अगर एग्जाम आ जाती है तो हमारा सीपीसी कवर है। देखिए अगर सीपीसी कवर होता है तो बाकी सारे सिविल सब्जेक्ट्स का कवर होते हैं। अब आगे समझना, इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इसमें एक लाइन लिखिए, पक्षकार को पक्षकार को पक्षकार को निर्णय सुनाए जाने के पूर्व, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व अभिवचनों में संशोधन कर, अभिवचनों में संशोधन कर, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व अभिवचनों में संशोधन कर,
कर रेस जुडिकेटा का अभिवचन न्यायालय के सामने रखना होगा। इंग्लिश में लिखिए, द पार्टीज हैव टू प्ली द parties have to raise the plea of res judicata. Party have to raise the plea of res judicata before pronouncement of judgment by the way of amendment in pleadings. अब अमेंडमेंट कहाँ होती है सर? 6 ऑर्डर 6 रूल 17, ये याद रखिए। ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट होता है। और अमेंडमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट की क्या शर्तें होती है, क्या कोर्ट सारी एप्लीकेशन को अलाउ कर देता है, क्या कोर्ट की एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता है। अपन प्रैक्टिकलिटी में लोगों समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का हल्का सा जिक्र करता हूँ। मान लीजिए आप एक न्यायालय हो और आप जज बन के बैठे हो, क्या आप हर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को अलाउ कर देंगे कोर्ट में? ऐसे तो पार्टी डिले करती रहेगी। हो सकता है ना कि क्या पता कोई पार्टी डिले करने के लिए डिले की टैक्टिक्स हो किसी पार्टी की, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। आप ये बात से डिनाई थोड़ी कर सकते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की जो एप्लीकेशन है वो किस स्तर पे होनी चाहिए, मतलब कब लागू हो। तो इसके लिए ऑर्डर 6 रूल 17 बोलता है कि वहां पे आप कभी भी आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करनी है तो हमेशा कब करो? सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले करो। लेकिन कुछ केसेस में आप बाद में भी कर सकते हो। वो केसेस क्या है? और इसका एक सिंपल सा फंडा है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का। अगर पक्षकारों के बीच में पार्टीज के बीच में अगर रियल इशू डिटरमाइन करने के लिए कोई अमेंडमेंट आवश्यक है, मान लीजिए विवादक तो पहले से न्यायालय ने निश्चित किए हुए, लेकिन और अच्छे से इश्यूज फ्रेम हो पाए, आप एक बार ऑर्डर 6 रूल 17 निकालिए, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, सिर्फ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मतलब अमेंडमेंट सिर्फ एक शर्त पे किया जाता है, वो है द रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ऑर्डर 6 रूल 17 निकालिए एक बार। न्यायालय सिर्फ ये चीज देखता है, दिखा उसमें ऑर्डर 6 रूल 17 निकालिए प्लीज। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग दिख रहा है, अभिवचन का संशोधन। इसमें सिर्फ एक चीज होती है जो आवश्यक है, देखिए, विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए लिखा है, जिसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना फर्स्ट पैराग्राफ में, विवादग्रस्त वास्तविक, तो और इंग्लिश मीडियम में देखिए, नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन एंड कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। आज देखिए बड़ा बैरक कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथ में। मैनुअल जो होते हैं ना, वो मैनुअल हमेशा, वो देखिए वकालत करने में मैनुअल बहुत अच्छे हैं, मेरे पास भी मैनुअल्स हैं। और मैनुअल आते हैं ना जिसमें एक ही बैरक के अंदर 3-4 होते हैं, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक ही के अंदर है। स्टूडेंट लाइफ में वो ठीक नहीं है, मतलब जब आप जुडिशरी की तैयारी करें तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें हमारी आंखें फोड़नी होगी इनमें। हमें सिर्फ बैरक रेफरेंस के लिए नहीं चाहिए, हमें मेन एग्जाम निकालने के लिए बैरक चाहिए। और जब मैं चीज अंडरलाइन करा रहा हूँ तो उसका मतलब ये कि वो चीज हाईलाइटेड कर दो बाय द हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। क्योंकि कभी भी आप ऑर्डर रूल्स आप ऑर्डर 6 रूल 17 हमेशा पढ़ेंगे तो आपकी नजर सबसे पहले किस पे जानी चाहिए? उस प्रोविजन पे जानी चाहिए जिस प्रोविजन का उद्देश्य लिखा हुआ है। मतलब ये ऑर्डर राइटिंग में भी काम आता है। किसमें काम आता है? ऑर्डर राइटिंग में। ऑर्डर राइटिंग भी एक पार्ट है अपने आरजेएस मेंस का। ऑर्डर राइटिंग क्या होती है? देखिए सर, ये जो बेच है आरजेएस के लिए बना हुआ है। ऑर्डर राइटिंग क्या होती है? जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, लिखिए, एक सवाल लिखिए, चलो एक ऑर्डर राइटिंग की जाए। चलो एक ऑर्डर राइटिंग की जाए अभी। ये तो सवाल तो हो गया। एक क्वेश्चन बना लीजिए, अपने नोट्स के अंदर ही बना लीजिए एक सवाल। मैं एक सवाल देता हूं, पहले इंग्लिश मीडियम को लिखवा देता हूं ताकि इन्हीं से फिर ट्रांसलेट करा दूंगा। लिखिए, जल्दी लिखिए। ए हैज इंस्टीट्यूटेड ए सूट on 1/1/2021. A has instituted a suit on 1/1/2021. The written statement was filed on
The written statement was filed on 1/3/2021. The written statement was filed on 1/3/2021. The court has settled the issue on 1/6/2021. The court has settled the issue on 1/6/2021. Court has settled the issue on 1/6/2021. However, the plaintiff wants to amend his relief. Therefore, he has moved an application. Therefore, he has moved an application under Order 6 Rule 17. Decide this application should be allowed or not. Decide this application should be allowed or not. Decide this application should be allowed or not. Should be allowed or not. Decide this application should be allowed or not. हिंदी में लिखिए जल्दी से. ए ने दिनांक 1/1/2021 को दिनांक 1/1/2021 को वाद संस्थित किया है बी द्वारा लिखित कथन 1/3/2021 को बी द्वारा लिखित कथन 1/3/2021 को दाखिल किया गया तथा न्यायालय द्वारा 1/6/2021 को 1/6/2021 को विवादकों का स्थिरीकरण किया गया. पूर्ण विराम. विवादकों का स्थिरीकरण किया गया. हालांकि वादी अभिवचन में अनुतोष संबंधित संशोधन करना चाहता है. हालांकि वादी अभिवचन में अनुतोष संबंधी संशोधन करना चाहता है. इसके लिए उसने आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन किया है. आवेदन को निर्देशित कीजिए. देखिए सर, आवेदन क्या होता है. और देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि जजमेंट क्या है और ऑर्डर क्या है. कि कहाँ पे तो हम बोलते हैं कि जजमेंट आएगा, कहीं बोलते हैं ऑर्डर आएगा. इसका बेसिक अंदर समझिए. अगर आपने एसआरए पढ़ा है तो आपको बेसिक अंदर पता होगा इस चीज का. देखिए सर, दो चीज होती है. सूट और एप्लीकेशन. सूट का आउटकम क्या होता है? जजमेंट, निर्णय. और एप्लीकेशन का आउटकम क्या होता है? लेकिन ये एप्लीकेशन डायरेक्टली फाइल नहीं होती है. जैसे हमारा एग्जांपल है, उसने एक सूट फाइल किया हुआ है, उसने सूट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई है. मतलब मान लीजिए मैंने आपको जो एग्जांपल लिखाया, इसमें घर को लेकर इशू चल रहा है. इस घर में बी रहता है और ए ने सूट फाइल किया है. ठीक है.
अभी सूट जो फाइल किया है इसने सिर्फ क्या मांगी है कोर्ट से, रिकवरी ऑफ पोजीशन मांगी है। तो इसने जो कोर्ट से क्या मांगा था, रिकवरी ऑफ पोजीशन, लेकिन बाद में इसको किसी ने ज्ञान दिया कि रिकवरी के साथ साथ आप क्या मान लीजिए, डिक्लेरेशन भी मांग लीजिए। मतलब आप रिकवरी तो मांगो ही और साथ में घोषणा भी मांगो। तो इसने घोषणा को ऐड करवाने के लिए क्या क्या कर दिया है, वो इसलिए अमेंड करना चाहता है। बात समझ में आई? अब सवाल जो है समझ में आ गया आपको। मतलब सूट किसका था, रिकवरी ऑफ पोजीशन का। इस सूट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई है, मतलब एक सूट ऑलरेडी फाइल्ड है, उसके अंदर अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो उसमें आता है ऑर्डर। एप्लीकेशन जो होता है वो पूरे सूट को डिसाइड नहीं करता है। एप्लीकेशन का पर्पज ये होता है कि आप इसको अलाउ करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन का क्या पर्पज होता है, एप्लीकेशन का पर्पज ये नहीं कि घर किसका है। एप्लीकेशन का उद्देश्य ये है कि क्या क्या अमेंडमेंट की एप्लीकेशन जो आवेदन किया है संशोधन के लिए उसको अलाउ करना चाहिए। और हर एप्लीकेशन के लिए गाइडलाइंस होती है, हर एप्लीकेशन की गाइडलाइंस होती है। जैसे रिसीवर अपॉइंट करना है प्रॉपर्टी पे, क्या गाइडलाइंस होगी इसकी, इसकी सिंपल सी गाइडलाइन है कि सर अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन में जा सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, अगर कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी को बचाना है तो आप रिसीवर अपॉइंट कर दोगे। अमेंडमेंट की क्या गाइडलाइंस है, रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी डिटरमाइन करनी है, या फिर आपको रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगानी है, केस अब हार चुके हो, बदल चुका है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन। तो सीपीसी में मल्टीपल एप्लीकेशन है, मतलब आप ये मान लीजिए 50 से ज्यादा एप्लीकेशन फाइल होती है, 50 ज्यादा। जैसे रिजेक्शन की एप्लीकेशन लगानी है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, तो ऑर्डर 7 रूल 11 के जो 6 ग्राउंड है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्राउंड फॉल हो रहा है। अभी जो इसमें हमने जो आपको सवाल लिखाया, इसमें आप अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे। ये सूट में एप्लीकेशन है, आप इसको अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे। अलाउ कर देंगे, क्यों? नहीं, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करके दीजिए, ऐसे अलाउ नहीं। फिर देखिए हम लो वाले स्टूडेंट्स हैं, हमें रीजंस लिखने होते हैं। देखिए कल को आप जज बनेंगे तो यू हैव टू राइट रीजंस, रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा ना आपको। रीजंस लिखेंगे तभी तो आंसर मिलेंगे। मेंस में बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते, मैं आज आपको स्पष्ट बोल देता हूँ। जजमेंट राइटिंग, नोट राइटिंग में मार्क्स क्यों नहीं आते, मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, क्योंकि वो रीजंस नहीं लिखते हैं। आप रीजंस लिखिए, कैसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। हमेशा रीजंस लिखिए, हमेशा रीजंस लिखिए। देखिए रीजंस जो है वही आपको सफलता दिलाएंगे। क्या रीजन होंगे, अलाउ करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं। बताओ, बेसिक बेसिक बताओ, अलाउ करनी चाहिए क्या एप्लीकेशन? क्लासेस लेना, आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, तुम बताओ। जुडिशियल माइंड लगाओ, जुडिशियल माइंड लगाओ आप। अलाउ कौन कौन कर रहा है एप्लीकेशन, और डिसअलाउ कोई ऑप्शन नहीं है इधर तो। अलाउ करो, डिसअलाउ कर रहे हो, रीजंस क्या है, रीजन बताइए। हाँ, क्योंकि देखिए डिक्लेरेशन बहुत बड़ा ऑप्शन है एक, समझ में आई बात। डिक्लेयर करना एक बहुत बड़ी चीज है। डिक्लेरेटरी डिक्री जो है ना, जैसे आपने सेक्शन 34 पढ़ा हुआ है इस सारे का, तो वहां पे दिया हुआ है डिक्लेरेटरी डिक्री, घोषणात्मक डिक्रियां, ये वो वाला डिक्लेरेशन है। आप जब पूरे लोगों पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि सब कुछ ही एक ही चीज है। कोई भी चीज, हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। बात समझ में आई? उसको अलाउ किया जाएगा तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें एक लाइन लिखवा देता हूं मैं। दिस एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, दिस एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग should be allowed by the court, should be allowed by the court, should be allowed by the court. Reason being, reason being, reason being, reason being, the nature of amendment, the nature of amendment sought by the party, the nature of amendment sought by the party,
the nature of amendment sought by the party is not in contravention, is not the reason of amendment sought by the party is not in controversy with, is not with controversy with cause of action, is not with controversy with cause of action. And secondly, the question is, the question is, the suit become more comprehensive, secondly the suit become more comprehensive if relief has been amended, देखिए अभिवचन में आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है, अभिवचन में आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि इस अभिवचन की प्रकृति वाद हेतु के विरोधाभास नहीं है, इस अभिवचन की प्रकृति वाद हेतु के विरोधाभास नहीं है, वाद हेतु के विरोधाभास नहीं है, तथा दूसरी ओर अनुतोष में संशोधन वाद को ज्यादा व्यापक बनाते हैं, तथा वादों की बहुलता को रोकते हैं, ज्यादा व्यापक बनाते हैं और वादों की बहुलता को रोकते हैं, एक लाइन और लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम। एंड इट प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, देखिए अगर इसको नहीं माना जाएगा तो दोबारा सूट फाइल करेगा, इस दोबारा किसके लिए आएगा, डिक्लेरेशन के लिए आएगा। अब आपको पता है ऑर्डर टू रूल 2 बोलता है कि रिलीफ मांगनी एक बार में मांगो, तो उसको दूसरा सूट भी फाइल नहीं करने दिया जाएगा। ऑर्डर टू रूल 2 क्या बोलता है वो सुनिए। ऑर्डर टू रूल 2 एक और प्रकार है रेस जुडिकेटा का, मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि रेस जुडिकेटा सिर्फ सेक्शन 11 नहीं है, इसके बहुत सारे रूप है। 22(9), ऑर्डर टू रूल 2, 21(a), इसके बहुत सारे रूप हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा रूप नहीं है, इसके एक ही प्रारूप नहीं है। रेस जुडिकेटा के बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस हैं, there are various dimension of res judicata। आप ये कन्फाइन नहीं कर सकते कि रेस जुडिकेटा सिर्फ इतना ही है, इतना ही होगा। रेस जुडिकेटा बहुत वाइड है अपने आप में, ये प्रिंसिपल इतना वाइड है कि ये खत्म नहीं होता प्रिंसिपल। बस ये बात समझिए, पहली बात तो ये रेस जुडिकेटा इज दैट वाइड की सिर्फ ये एक प्रिंसिपल नहीं है। आप सिर्फ बोलो कि सेक्शन 11 ही रेस जुडिकेटा है, नहीं, इसके बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस भी हैं। जैसे ऑर्डर टू रूल 2, ऑर्डर टू रूल 2 क्या कहता है ये सुनिए। ऑर्डर टू रूल 2 कहता है कि अगर आपको कोई सूट फाइल करना है और आपको कोई रिलीफ चाहिए तो आप रिलीफ एक साथ मांगिए। आप कोई रिलीफ मांग रहे हो तो एक साथ मांगो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक रिलीफ मांग रहे हो और एक रिलीफ छोड़ रहे हो। अगर रिलीफ करना है, अगर कोई भी अनुतोष मांगना है न्यायालय से तो आप एक साथ मांगो, छोड़ नहीं सकते। और याद करो इस बार आरजेएस में भी ये सवाल आया, सेक्शन 21 एसआरए, ये सवाल पूछा गया आरजेएस में कि अगर आपने रिलीफ नहीं मांगा तो आपको बाद में नहीं मिलेगा। और मैं जब पढ़ाता था उस टाइम भी कहता था कि देखिए सेक्शन 21 जो है वो इंपॉर्टेंट है आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सवाल एज इट इज सवाल उठ के आया आरजेएस में, कितने सारे सवाल रिपीट हुए अपने पेपर से और एपीओ में भी रिपीट होंगे। तुम लोग देख लेना, क्वेश्चंस जो हम बना रहे हैं ये बुक से कॉपी पेस्ट नहीं होते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो 10 बना दूं मैं जैसे आपको भी लिखवा है। कंसेप्चुअली साउंड नहीं रहोगे। जैसे कल अभी एपीओ वालों बच्चों का पेपर था,
उसमें एक सवाल मैंने ये डाल दिया कि एक ट्रक है जो पंजाब से महाराष्ट्र जा रहा है, उस ट्रक के अंदर बहुत सारी शराब मिली है, तो कौन कौन से ऑफेंसेस अट्रैक्ट होंगे? बच्चे सेक्शंस पढ़ के आए, प्रैक्टिकलिटी में यूज कैसे करना है उनको पता नहीं है, तो वो सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे एक हथकड़ शराब होती है ना, हथकड़, तुम जानते हो ना हथकड़ क्या होता है? जो देसी शराब होती है जो हाथ से बनाई जाती है स्प्रिट के फॉर्म में। जैसे कोई हथकड़ शराब बनाने का कोई एक्सपर्ट होता है, इसके भी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कोई शराब बनाने का एक्सपर्ट है, उसको पकड़ लिया है, उसको पकड़ लिया तो कौन सा ऑफेंस कमिट किया उसने? सवाल हमेशा मैं ऐसे ही बनाऊंगा। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि आपको कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, प्लस आपका ये माइंड काम करना चाहिए, आपका जुडिशियल माइंड काम करना चाहिए, तभी आप सवाल को सोल्व कर पाएंगे। चलिए बस ये हो गया। सवाल लिखिए अगला। कैन ए पार्टी वेव हिज राइट टू रेस जुडिकेटा? क्या कोई पक्षकार अपने पूर्व न्याय के सिद्धांत के अधिकार को छोड़ सकता है? क्या कोई पक्षकार अपने पूर्व न्याय के सिद्धांत के अधिकार को छोड़ सकता है? लिखवा रहा हूं, क्या कोई पक्षकार अपने पूर्व न्याय के सिद्धांत के अधिकार को छोड़ सकता है? कैन ए पार्टी वेव हिज राइट टू रेस जुडिकेटा? कैन ए पार्टी वेव टू हिज राइट टू रेस जुडिकेटा? जैसे वेव मतलब क्या होता है? वेव मतलब होता है छोड़ देना। जैसे मैं आपको बोलता हूं, क्या फंडामेंटल राइट्स का वेव किया जा सकता है? सवाल लिखवाया था मैंने आपको, एक बंगाल इम्यूनिटी केस लिखवाया था मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, आप लोग नोट्स पढ़िएगा, वहां पे केस लिखवाया था बंगाल इम्यूनिटी, और वहां पे मैंने लिखवाया था पर्सन अपना फंडामेंटल मूल अधिकार छोड़ नहीं सकता। वैसे ही क्या आपके, मैंने मान लीजिए मैंने आपको कोई अधिकार दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे एक इसमें बी का था और ए यहाँ रहता था, ठीक है, सूट नंबर 1 फाइल हुआ है, ए वर्सेस बी, इसमें ए डिक्री हो गया है। कुछ टाइम बाद मैं बोलना ही बंद कर दूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, तुम समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और तुम समझ जाओगे। फिर सूट नंबर 2 फाइल हुआ है, सवाल ये, क्या ये अपना अधिकार छोड़ सकता है? क्या इसका जो राइट है रेस जुडिकेटा क्लेम करने का, रेस जुडिकेटा का दावा करने का, क्या ये अपना अधिकार छोड़ सकता है? क्या ये अपना राइट वेव कर सकता है? क्या ये अपना रेस जुडिकेटा का अधिकार छोड़ सकता है क्या? हाँ, छोड़ सकता है। कौन कहता है नहीं छोड़ सकता? छोड़ सकता है। हाँ, आंसर लिखिए यस, छोड़ सकता है। छोड़ इसलिए, हाँ देखिए यहाँ पे पार्टी की गलती है पूरी तरह से, अगर वो बताए ना बताए उसकी कोई गलती नहीं है, समझ में आई ना बात? सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, वो है फ्रॉड। क्या है? फ्रॉड। और अगर आपने फ्रॉड पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में तो वहां पे एक मैक्सिम लिखवाई हुई मैम ने, एक्स डोलो मालो नॉन ऑर्क्यूटर एक्सीओ, मतलब होता है कि जो भी फ्रॉड से जो भी काम होगा, कपट के पूर्ण जो भी काम होता है, वो सब काम दूषित होते हैं, विशिएट होते हैं, वो प्रोसीडिंग ही विशिएट होती है। जैसे मान लीजिए एडवोकेट है, एडवोकेट को बताया आपने कि डिग्री भी दी थी, लेकिन एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट साथ मिल लिया है, एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट साथ मिल लिया, उसने रेजिस्ट्रेट प्ली नहीं किया, उसमें आपकी क्या गलती है? आप थोड़ी जाएंगे कोर्ट में रीडिंग करने, आपको पता था कि आपके पास रेजिस्ट्रेट है, लेकिन अगर एडवोकेट ने वो रेजिस्ट्रेट प्ली नहीं किया तो उसकी डिग्री वैलिड है, लेकिन आप कोर्ट में जाके साबित करना पड़ेगा कि सर मैंने एडवोकेट को दी थी ये कागज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू प्रूव दिस थिंग, ये मुश्किल है ये पी वाली। एडवोकेट को दी थी कैसे प्रूव करेंगे? कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आपने उसको डिग्री की कॉपी भेजी है तो आप 65B का एक सर्टिफिकेट लगाइए, अपने व्हाट्सएप चैट को भेजिए। कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है ना, 65B का सर्टिफिकेट लगाइए। व्हाट्सएप नहीं था तो भाई किसी के सामने दी हो, साक्ष्य दे देंगे, फिर आप मौखिक साक्ष्य देंगे जिस व्यक्ति के सामने दी गई है, पर ये बहुत मुश्किल है, हार्ड टू इम्पॉसिबल होता है ये, बात समझिए बात को,
क्योंकि देखिए जुडिशियल फेटर्निटी होती है ना, वो कभी वकील के ऊपर आक्षेप नहीं लगने देती, क्योंकि वकील भी तो अरे जज साहब भी तो कभी वकील ही थे। अभी तुम लोग कल को जज बनोगे तो तुम भी साहब वकील ही हो। किसी वकील के ऊपर आरोप लग रहा है, तुम सहन होने दोगे? और तुमने अलाउ कर दिया, तुमने अगर ये प्लीडिंग अलाउ कर दी, और तो फिर तुम्हारी कोर्ट के बाहर जो दंगा कटेगा, नहीं होगा क्या? धरना प्रदर्शन कैसे? वकील की गलती कैसे? अगर वकील की गलती तुमने अलाउ कर दी तो 420 केस भी बन सकता है वकील के ऊपर, याद रखना। बात समझ में आ रही है? जैसे तुमने अलाउ किया, ऑन दैट बेसिस ही कैन फाइल ए कंप्लेंट, सेपरेट कंप्लेंट फॉर 420। इट्स अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन। ये बहुत रेयर होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन तुम कभी अलाउ मत करना। कभी भी तुम जज बनो, हमेशा प्रैक्टिकल सोचना। तुम्हें हमेशा रिलेशन बनाना है बार और बेंच का। तुम बेंच हो, वो बार है, तुम्हें हमेशा दोनों का बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि तुम आए अपनी चोट में। आजकल के बच्चे जो कर रहे हैं ना एलएलबी, वो सिद्धांतिक ज्यादा चलते हैं, क्योंकि वकालत करी नहीं है। वकालत सैद्धांतिक नहीं होती कभी भी। वकालत कभी भी सैद्धांतिक नहीं होती है। अगर तुम वकालत सैद्धांतिक तरीके से करने लगे तो भूखे मर जाओगे। बात समझ में आई? वकालत सैद्धांतिक कभी नहीं हो सकती। तुम लोअर कोर्ट में करो या हाई कोर्ट में करो या सुप्रीम कोर्ट में करो। आई अपीयर्ड बिफोर ऑल दीज 3 जुरिडिक्शन, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मुझे बताइए, वकालत कभी सैद्धांतिक नहीं है। सैद्धांतिक वकालत आने के लिए आपकी उम्र 50, 55, 60 होनी चाहिए, तब जाके तुम सैद्धांतिक वकालत करोगे। या फिर तुम्हारे खानदान में बहुत बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट बैठे हो, तब जाके सैद्धांतिक वकालत होगी। लोअर कोर्ट में सैद्धांतिक वकालत क्यों नहीं हो सकती? अभी वो बताता हूँ। तुम लोअर कोर्ट में एडवोकेट हो, तुम्हारे पास एक केस था जो तुम हार गए, क्योंकि तुम बच्चे से दिखते थे, तुम्हें कोई रिलीफ मिली नहीं, लेकिन पार्टी को पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। तुमने बोला कि यार अपील, ऐसा करते हैं अपील कर देते हैं हाई कोर्ट में, और वहाँ एक हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील साहब है, मैं जानता हूँ, आप उनके पास अपील भेज दो। तुमने जैसे अपील भेजी, 30% पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। कितना पैसा? 30%। हो गया सिद्धांतिक खत्म? सिद्धांतिक हो गया ना खत्म। चलो हाई कोर्ट का बताता हूँ। हाई कोर्ट में तुम एक नए एडवोकेट हो, तुम्हारे को एक केस मिला है और तुम चाहते हो कि इसका नाम नहीं खराब होना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? किसी सीनियर काउंसिल को अपने बिहाफ पे खड़ा कर दोगे। पूरा केस तुम्हारे नाम पे लगा हुआ है, लेकिन जब बहस करनी है तो एक सीनियर एडवोकेट को या कोई बड़े एडवोकेट को आपने खड़ा कर दिया आर्गुमेंट करने के लिए। तो फिर जब इतने सिद्धांतिक हो तो फिर सीनियर एडवोकेट को क्यों खड़ा कर रहे हो? खुद ही बहस करो। लेकिन पता है ना कि वो शकल देके रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि जो हाईकोर्ट जज बन के बैठा है वो भी कभी वकील ही था, तो सब साथ रहते थे। मान लो अपन सारे वकालत करते हैं और निशांत, हाँ क्या बोल रहे हो? फेस वैल्यू तो होती है, डेफिनेटली होती है। कल को निशांत और कविता ये जज बन जाते हैं हाईकोर्ट के, तब अब तुमने इनके साथ अगर हल्का सा भी आंखें दिखाई ना इनको कभी जीवन में, तो तुम्हारा वकालत करियर खत्म करने लग जाएंगे ये। और तुम इनके बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम्हें रिलीफ मिलती जाएगी और तुम्हारी वकालत चमकती जाएगी। बात समझ लेना। बात ये बहुत ही ज्यादा हाइपर प्रैक्टिकल बात है, होता भी ऐसा ही है। जिस हाई कोर्ट में अगर किसी की, जैसे मान लीजिए किसी दिन इनके पास में बेल वाली कोर्ट लग गई, इनका काम है एंटीसिपेटरी बेल बांटने का या 439 की बेल देने का, और हम इनके दोस्त हैं, तो समझ लीजिए कि ये जब 3-4 महीने तक अगर जज रेली है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर 3-4 महीने जज रेली और हमारे अच्छे दोस्त है, सारे एडवोकेट, सारे जजेस ऐसे नहीं होते, इन कुछ जजेस हैं जो ऐसे होते हैं। बेल ग्रांट करना ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और देखिए, तो सैद्धांतिक, अगर आप सैद्धांतिक वकालत करना चाहते हैं तो वकालत कभी सैद्धांतिक हो ही नहीं सकती। सैद्धांतिक वकालत तब होती है जब आपके पास में कुछ हो, और सिद्धांत लेके कहाँ जाओगे? सिद्धांत लेके कहाँ जाएंगे? क्या है सिद्धांतिक जैसा? इसलिए आप मेहनत कीजिए। अगर आप चाहते हो ईमानदारी से जीवन यापन करना, अगर आप ईमानदारी रख के जज बनना चाहते हो, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इस उम्र में जज बनिए। एक एडवोकेट साहब है, बहुत बहुत सीनियर एडवोकेट है और बार काउंसिल में मेंबर भी है, मैं उनसे मिलने गया था अभी। तो उन्होंने मुझे बोला कि एडीजे से भी अच्छी नौकरी है सिविल जज की। मैंने बोला ऐसा क्यों? फिर उन्होंने बोला हाई कोर्ट जज से भी अच्छी नौकरी है किसकी? सिविल जज की। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मतलब पहली बार किसी आदमी ने कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन दी है। मैंने बोला कि आपका ऐसा क्यों मानना है कि सिविल जज की नौकरी इतनी अच्छी कि हाई कोर्ट जज भी उसका में कुछ नहीं है? उनका कहना था कि देखिए, जब सिविल जज आदमी बनता है ना 23, 24, 25 की उम्र में, तो उस टाइम उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर वो उस टाइम जज बन जाए तो एक तो उम्र कम है,
उस उम्र में जब इज्जत मिलती नहीं है तो भर भर की इज्जत मिल रही है। आप हाईकोर्ट जज बनना चाहते हो, 50-55 के आप हो चुके हो, 50 उम्र हो चुकी है आपकी, इस टाइम तो सभी इज्जत कर रहे हैं। अब तो हाईकोर्ट जज की तो इज्जत मिलेगी, लेकिन जो सिविल जज अगर कम उम्र में बन जाते हो तो जो इज्जत मिलती है, क्योंकि आपके जीवन के स्ट्रगल वो आप ही को पता है कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो। इस टाइम जज बनने का सबसे बेहतरीन मौका है। देखिए सब लोग बन रहे हैं, सब लोग कोई भगवान के बच्चे तो है नहीं, आप लोगों की तरह ही हैं सब लोग, सामान्य बच्चे। जज बना जा सकता है, नामुमकिन तो है नहीं ना। एक अच्छा अटेम्प्ट प्री, एक अच्छा अटेम्प्ट मेंस और एक अच्छा इंटरव्यू मेंस। जज प्री में हिंदी इंग्लिश का ध्यान रख लो और अपना पेपर कंप्लीट कर लो। मेंस के अंदर जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, ऐसे के ऊपर ध्यान दे लो और लो को अच्छे से लिख के आ जाओ, साफ सुथरी कटापीटी नहीं, आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू में जाके मुंह को सिल के बोलो, लिमिटेड बोलो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आप सोचो ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसके अंदर इतना कम कंपटीशन है ही नहीं, इधर आने वाले 10 साल में भी नहीं कंपटीशन है। इसलिए कह रहा हूं मैं, तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ये तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि नेक्स्ट वैकेंसी तक मेरे को आप लोगों को जज बनाना है, हर एक बच्चे को इस क्लास में, हर एक बच्चे को जो डेडिकेटेड है। बच्चे तो बहुत सारे एडमिशन लेते हैं, लेकिन डेडिकेटेड कितने हैं? अपने एडमिशन कितने सारे हैं, रात कितने? लैक ऑफ डेडिकेशन है। तुम सोचते होंगे ना कि सर इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने कम का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ डेडिकेशन है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखवाया नहीं मैंने कुछ, इसमें एक लाइन लिख लीजिए। देखिए ऐसा है, इसी एग्जाम्पल को वापस एक बार और समझ लीजिए। ए के पास में राइट है कि वो अपना रेजुडिकेटा छोड़ सकता है, लेकिन अगर एक बार ऐसा हुआ, ए ने रेजुडिकेटा प्रूव कर दिया, ए ने क्या किया? रेजुडिकेटा प्रूव कर दिया, इसने साबित कर दिया रेजुडिकेटा, और अब ये चाहता है कि मैं अपना रेजुडिकेटा छोड़ दूं, तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं रहा। अगर आपने रेजुडिकेटा को प्रूव कर दिया तो फिर वो कॉम्पिटेंसी खत्म हो गई कोर्ट की। अभी बात समझ रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि once res judicata has been proved by any of the party, thereafter the party cannot waive his right of res judicata। लिख लीजिए, इसलिए इसी चीज को लिख लीजिए, इसमें लिखिए yes a party can waive his right of res judicata, yes a party can waive his right of res judicata, yes a party can waive his right of res judicata। हाँ एक पक्षकार अपने पूर्व न्याय के सिद्धांत को या रेस जुडिकेटा को छोड़ सकता है, ऐसे लिख दीजिए, अपने पूर्व न्याय के सिद्धांत को छोड़ सकता है, परंतु however if the party has proved the res judicata, if the party has proved the res judicata, छूट गया क्या? However if the party has proved the res judicata, then later on such party cannot waive his right on res judicata, then later on such party cannot waive his right of res judicata, later on such party cannot waive his right of res judicata। परंतु यदि एक बार पूर्व न्याय साबित हो जाता है, तो पक्षकार अपना अधिकार नहीं छोड़ सकते। आगे लिखिए, हियर द रूल ऑफ estoppel also apply upon the party। हियर द रूल ऑफ estoppel भी लगेगा ना पार्टी का, क्योंकि पार्टी ने एक बार कह दिया कि लगाओ res judicata, फिर बाद में कैसे छूटेगा? हियर द रूल ऑफ estoppel also applies upon the party। हियर द रूल ऑफ estoppel also applies upon the party।
पक्षकार के ऊपर विबंध का सिद्धांत भी लागू होगा, पक्षकार के ऊपर विबंध का सिद्धांत भी लागू होगा। आगे छोटे छोटे सवाल लिखते चलिए, क्वेश्चन फॉर्म में लिखिए। व्हाट इफ द ऑब्जेक्शन नॉट रेज्ड इन द ट्रायल कोर्ट, व्हाट इफ ऑब्जेक्शन इज नॉट रेज्ड इन ट्रायल कोर्ट, क्या होगा यदि, क्या होगा यदि पूर्व न्याय की आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं दर्ज करवाई गई है? क्या होगा यदि पूर्व न्याय की आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं दर्ज करवाई गई है? व्हाट इफ द ऑब्जेक्शन नॉट रेज्ड इन द ट्रायल कोर्ट? आंसर लिखिए इसका, क्या आंसर होगा आपको पता ही है, आंसर क्या होगा इसका? कोर्ट कंटिन्यू करेगा ट्रायल, और क्या, कोर्ट को क्या मतलब है फिर भाई, कहां कौन सा केस कोर्ट ने डिसाइड किया है पहले, वो कोर्ट को क्या पता। इसमें एक लाइन लिखिए, द कोर्ट विल कंटिन्यू द ट्रायल, न्यायालय न्यायालय विचारण न्यायालय विचारण न्यायालय विचारण जारी रखेगा, द कोर्ट विल कंटिन्यू द ट्रायल एज इफ द ऑब्जेक्शन वाज नॉट रेज्ड, जैसे कि आपत्ति नहीं दर्ज करवाई गई है, जैसे कि आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है। एक सवाल लिखिए, विल रेज जुडिकेटा, ऐसे लिखिए, विल डिक्री विल बी वॉइड, विल डिक्री वुड बी वॉइड, विल डिक्री वुड बी वॉइड, क्या ऐसी डिक्री शून्य होगी? क्या ऐसी डिक्री शून्य होगी? अगर ट्रायल कंटिन्यू रहेगा तो ऐसी डिक्री शून्य होगी क्या? लिखिए आंसर, नो, सिंस रेज जुडिकेटा वाज नॉट रेज्ड, नहीं, इसमें लिखिए नहीं, पूर्व न्याय को पक्षकार द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था, पूर्व न्याय को पक्षकार द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था, इसलिए पश्चातवर्ती डिक्री, इसलिए नहीं रखा गया था, इसलिए पश्चातवर्ती डिक्री वैध होगी। नो, सिंस रेज जुडिकेटा was not raised, therefore subsequent decree will be valid, therefore subsequent decree will be valid। तीसरा सवाल लिखिए, what if res judicata was raised in appeal, क्या होगा यदि पूर्व न्याय के सिद्धांत को अपील में पक्षकार द्वारा लिया गया हो, अपील में पक्षकार द्वारा लिया गया हो। What if res judicata was raised in appeal for the first time? इसका लिखिए, इसमें लिखिए, appellate court will not allow the defense of res judicata, appellate court will not allow the defense of res judicata, appellate court ऐसे प्रतिरक्षा को मान्य नहीं करेंगे, appellate court will not allow the defense of res judicata in appeal, मान्य नहीं करेंगे, except will not allow defense of res judicata in appeal except the party is able to prove that fraud or force have been taken place, आगे लिखिए, परंतु यदि पक्षकार ये साबित कर पाते हैं कि बल व कपट का प्रयोग किया गया था, बल व कपट का प्रयोग किया गया था, ठीक है।
force and fraud was taken place। आगे लिखिए। एक सवाल लिखिए, does the res judicata has put restriction upon the competency of court? Does the res judicata has put the restriction upon the competency of court, or it only stays the court, or it only stays the court, or it only stay the suit, or it only stay the suit? क्वेश्चन मार्क बना के लिखना। आप बताना इसका आंसर क्या होगा, तो मैं हिंदी में डिक्टेट कराता हूँ, इसका आंसर बताइएगा जी, लिखिए। क्या रेस जुडिकेटा के अभिवचन, क्या रेस जुडिकेटा का अभिवचन, क्या रेस जुडिकेटा का अभिवचन न्यायालय की विचारण शक्ति को खत्म या समाप्त कर देते हैं, न्यायालय की विचारण करने की शक्ति को समाप्त कर देते हैं, या किसी वाद पर रोक लगाते हैं, या किसी वाद पर रोक लगाते हैं, या किसी वाद पर रोक लगाते हैं जी। हाँ, रोक लगाते हैं, स्टे करते स्टे नहीं करते। क्यों नहीं करते स्टे? क्या आंसर होगा इसका? विचारण करने की शक्ति पर रोक लगाते हैं, ठीक है ना, या समाप्त करते हैं। लिख लीजिए इसमें, द बार ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई ऑन कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, द बार ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज अपॉन द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, द बार ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज अपॉन द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, applies upon the competency of court, applies upon the competency of court, पूर्व न्याय का सिद्धांत, पूर्व न्याय का सिद्धांत, पूर्व न्याय का सिद्धांत न्यायालय की विचारण करने की शक्ति को समाप्त करता है, न्यायालय की विचारण करने की शक्ति को समाप्त करता है, न्यायालय की विचारण करने की शक्ति को समाप्त करता है। देखिए, रेस सब जुडिस में और रेस जुडिकेटा में यही अंतर है, ठीक है ना, वाद का रोके जाना और जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है, इन दोनों में यही अंतर है। सेक्शन 10 में और 11 में यही अंतर है। सेक्शन 10 बात करता है नो कोर्ट शेल प्रोसीड, कोई भी न्यायालय विचारण नहीं करेगा, जो शब्द वहां पे लिखा हुआ है। देखिए, एक बार सेक्शन 10 निकालिए, मैं आपको दोनों शब्दों को अंतर दिखा देता हूँ। सेक्शन 10 में और सेक्शन 11 में क्या अंतर है, एक बार उसको आपको समझना पड़ेगा। सेक्शन 10 निकालिए एक बार, सेक्शन 10 और 11 को साइमल्टेनियसली हम लोग देखते हैं। देखिए, एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 10 के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है नो कोर्ट शेल प्रोसीड, लिखा हुआ है। फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आगे कार्रवाई नहीं करेगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन 10 में अंडरलाइन कीजिए नो कोर्ट शेल प्रोसीड, मतलब सेक्शन 10 कहाँ लगता है सर? सेक्शन 10 वहां लगता है जहां पे सूट्स पेंडिंग होते हैं। मतलब अगर कोई सूट पेंडिंग है, मान लीजिए एक सूट नंबर 1 है जो कि पेंडिंग है, और एक सूट नंबर 2 है, सेम मान लीजिए ए वर्सेस बी पेंडिंग था और यहीं पे बी वर्सेस ए फाइल हो गया है, तो सेक्शन 10 बोलता है कि ये जो न्यायालय है ना, जहां पे सूट नंबर 2 फाइल हुआ है, ये प्रोसीड नहीं करेगा या आगे की कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन आप इस बात को समझिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है प्रिंसिपल। सेक्शन 10 इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, क्योंकि देखिए ये सिर्फ प्रोसीड करने से मना करता है। लेकिन सेक्शन 11 क्या बोलता है कि नॉट कोर्ट इज कॉम्पिटेंट। आप देखिए, नो कोर्ट शेल ट्राई लिखा होगा, सेक्शन 11 पढ़िए, सेक्शन 11 की पहली क्या लाइन क्या लिखी हुई है? नो कोर्ट शेल ट्राई। आप उसमें देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर विचारण नहीं करेगा। आपको शब्द दिख रहा है, मतलब अगर रेस जुडिकेटा प्रूव हो जाता है तो न्यायालय विचारण करने की शक्ति खो देता है, और यहाँ पे तो कार्रवाई करनी है ना। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी, एक सूट प्रॉपर्टी है और एक और सूट प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी जयपुर में स्थित है और एक दौसा में।
तो सूट कहीं भी फाइल हो सकता है, आइदर जयपुर या दौसा, जो कि हमें सेक्शन 17-18 के थ्रू मिलता है कि अगर अलग अलग जगह पे है, अब सूट कहीं भी फाइल कर दीजिए। तुम चाहो दौसा में फाइल करो, जयपुर में फाइल करो, तुम्हें जहाँ इच्छा वहां फाइल करो। मान लीजिए सूट नंबर 1 फाइल हुआ है आपका जयपुर में, जयपुर में सूट पेंडिंग है, और सूट नंबर 2 फाइल हुआ है आपका दौसा में। अब पार्टी यहाँ जाके बोलती है कि सर ये सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, आप उसको मत सुनिए, लेकिन कोर्ट ने फिर भी सुन लिया इस केस को, और कोर्ट ने इसमें एक डिक्री पास कर दी ए के फेवर में। यहाँ पे एक डिक्री आ गई, सुनना बात, और जैसे यहाँ पे डिक्री आई, ये जो डिक्री है ना सर, ये जो यहाँ पे डिक्री दी गई, सुनिएगा बात, यहाँ पे जो डिक्री दी गई, यहाँ पे जो डिक्री पारित की गई, ये इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगा देगी बाद में। बात समझ में आई? ये बाद में उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लागू कर देगी। और आप मुझे कहोगे कि सर आप मुझे बताइए कि फॉर्मर, इसमें फॉर्मर कोर्ट कौन सा है या फॉर्मर सूट कौन सा है? मतलब आप अगर कहो कि जी, जरूरी नहीं है कि देखिए मान लीजिए ये 1/21 को सूट फाइल हुआ था, ये सूट फाइल हुआ था 1/6/21 को। अगर आप कहो कि सर फॉर्मर सूट कौन सा है इनमें से, पूर्ववर्तीवाद कौन सा है इसमें से, मतलब फॉर्मर सूट किसको माना जाएगा, तो फॉर्मर सूट वो होता है जो पहले डिक्री देता है, उससे नहीं होता है जो पहले फाइल होता है। भले से पहले फाइल ये हुआ है, लेकिन फॉर्मर सूट किसको मानेंगे, इसको, क्योंकि और यही आपका क्या है एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट। देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, वो यही बात कर रहा है कि फर्क नहीं पड़ता, वो यही बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि फर्क नहीं पड़ता सर, ये सूट, ठीक है ना। चलिए एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, डज रेस जुडिकेटा अप्लाइज अपॉन एंटायर सूट, डज रेस जुडिकेटा अप्लाइज अपॉन एंटायर सूट, क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत, क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत समस्त वाद पर लागू होता है, समस्त वाद पर लागू होता है, या विवादक पर, या विवादक पर, और ऑन इश्यूज, एंटायर सूट और ऑन इश्यूज। अब सर क्या होता है, सुनिएगा बात, डिग्री हो गया इसके फेवर में, मतलब ए जीत चुका है केस, दूसरा केस फाइल हुआ है बी वर्सेस ए। पहले केस में 4 इशू थे, 1 2 3, ये 4 इशू थे। इशू कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इशू क्या होता है पहले वो समझिए, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक दिन में फोन क्लास में छोड़ भूल गया, और इसके पास भी सेम फोन है, ऐसा ही सेम कलर का, सेम मॉडल, सेम फोन। अब मेरा फोन खराब हो गया था, इसका भी फोन भी उसी दिन खराब हो गया, छोड़, उसी दिन फोन खराब हुआ। अब सर आए क्लास में फोन, अब मैं अपना फोन देख रहा हूँ, ठीक है ना, अब इन्होंने वो फोन उठा लिया और ले गए अपने साथ, और मैं परेशान हो रहा हूँ, बच्चों को मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ कि बोले किसी को फोन मिला हो तो बताइए। और भाई साहब इनको लग रहा है इनका फोन है, इनको मिसकंसेप्शन है, ये क्या है, बाहर कुछ सामान खरीदने गए, कचौरी लेने गए, तो इनका फोन किसी ने निकाल लिया जेब से। अब इनको ये जो क्लास में फोन मिला, इनको अपना फोन मान लिया, और ये बताया नहीं इनका फोन है। इन्होंने फोन ठीक कराया, ठीक कराते ही ऑटोमेटिकली मैंने उसकी पुलिस कंप्लेन भी करा दी, सब कुछ हो गया। बाद में मालूम पड़ा कि मैंने इनके ऊपर सूट फाइल किया। आप समझना, अब इशू बनाना है, मैंने इनके ऊपर सूट फाइल किया, लेकिन मना करें कि फोन मेरा ही है। अब मान लीजिए सूट फाइल किया मैंने इनको, तो कोर्ट का पहला इशू क्या बनेगा, वेदर, क्या बनेगा, वेदर iPhone 14 having EMI number so and so is belongs to plaintiff, मतलब क्या iPhone 14 जिसका EMI नंबर ये है, क्या वो वादी
क्या वो वादी से संबंधित है। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर ही होगा। अरे सर मैं ही चाहता हूँ ना फोन, मैंने सूट फाइल किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर होगा। ये इशू नंबर 1 हो गया। दूसरा इशू हो सकता है whether whether B is and whether the defendant is entitled for some money। मतलब मान लीजिए वो फोन खराब था, ठीक करवाया ना, है फोन मेरा, मान लो फोन मेरा है, लेकिन ठीक तो किसने कराया? इसने कराया। इज एंटाइटल्ड फॉर मनी। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर हो गया। तीसरा वेदर वेदर द फोन शुड बी टेकन इनटू कस्टडी। क्या जब तक ये सोल्व नहीं होता तक फोन को हम कस्टडी में ले ले? क्या कि न्यायालय अपनी कस्टडी में रख ले फोन को? एक इशू ये बना दिया। दूसरा जो लास्ट लिख दिया रिलीफ। लास्ट क्या बना दिया हमने? रिलीफ। क्या भाई क्या क्या रुतोष मिला दोनों पार्टीज को? 3 इश्यू बना दिए। पहले में प्लेंटिफ के ऊपर है, दूसरे में डिफेंडेंट के ऊपर है, तीसरे में कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तीसरे में भी डिफेंडेंट के ऊपर ही है, क्योंकि डिफेंडेंट के कब्जे में डिफेंडेंट मना करेगा ना कि भाई प्रॉपर्टी देनी नहीं है। अबे 4 इशू थे पहले केस में 4 इशू है। यहां से मैं जीत गया भाई साहब केस। सहवाग ने फिर से केस फाइल कर दिया सेम प्रॉपर्टी सेम फोन को लेके। वो चारों इशू वापस वही रखे। और 5वां इशू ये क्या लेके आया? इस फोन का जो बिल है मेरे पास, उस बिल में जो ईएमआई नंबर है और जो फोन की ईएमआई नंबर है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है सर। तो जो 4 इशू हैं, इन 4 इशू को तो लेकर क्या लग चुका है? रेस जुडिकेटा। ये 5 इशू के लेके कोई रेस जुडिकेटा नहीं है, तो कोर्ट इस वाले इशू को डिटरमाइन करेगी और इसको सुनेगी। बात समझ में आ गई? तो रेस जुडिकेटा सूट पे भी लगता है और रेस जुडिकेटा इशू पे भी लगता है। मान लीजिए चारों के चारों इशू फिर से यही लेके आता, लेकिन जरूरी बात क्या है, क्या कोर्ट इसको अलाउ करने देगी एक नया इशू बना के? क्या कोर्ट इसको अलाउ करेगी? सवाल ये है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, और कोर्ट मना भी कर सकती है इसको। कोर्ट ये देखेगी कि जब ये सूट फाइल हुआ था तो क्या उस टाइम पर ये पॉइंट नहीं रेज किया जा सकता था? कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट ही देखेगी, ऑर्डर टू रूल टू नहीं। अरे कोर्ट ये देखेगी क्या जब ये सूट नंबर 1 चल रहा था क्या उस टाइम पर ये बिल नहीं लेके आ सकता था? अगर उस टाइम पे नहीं लेके आया तो अब इसको नहीं लेके आना दिया जाएगा। ये लगेगा ऑर्डर 7 नहीं, सॉरी, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 देखिए, स्पष्टीकरण 4 देखिए, एक्सप्लेनेशन 4 देखिए। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। देखिए यहां लिखा हुआ है ना, एनी मैटर विच माइट और ought टू हैव बीन मेड द ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। मतलब इसको यहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक लेके आना चाहिए था ना। वहां पे इसको बोलना था कि सर मेरे पास बिल है। अगर इसने नहीं लेके आया तो सर वो भी रेस जुडिकेट है, क्योंकि अननेसेसरी आप क्या कर रहे हो। और देखो इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, अगर ये कोर्ट को ये साबित कर देता है, कि ओल्ड ड्यू डिलीजेंस के बाद भी ये ग्राउंड उसके पास नहीं था, वो बोल सकता ना कि सर ये बिल मेरे पास था ही नहीं। जिस दुकान वाले से मेरे को बिल लेना था वो दुकान वाला हज पे गया हुआ था, या 4 धाम की यात्रा करने गया था, या फिर 2-3 साल तक हरिद्वार था, अब आया है, दुकान बढ़ा दी थी, धंधे ही चेंज कर दिया उसने, मिल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से ढूंढा है। कुछ भी ग्राउंड ट्रेस करना पड़ेगा ना, मतलब इसको कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं तो जाते वहां पे क्या उठाऊंगा, मैं तो जाते बोलूंगा कि ये तो, अरे मैं बोलूंगा कि ये सूट बाहर है, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है कि भाई इसको पहले ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। तो ये बोलेगा कि पहले मैं बोलता, लेकिन ये मैं ओल्ड ड्यू डिलिजेंस से साबित नहीं कर पा रहा था इस चीज को। बात समझ में आ रही है आपको? तभी ये कोर्ट इस इश्यू को सुनेगा, वरना मेंटेन भी नहीं करेगा इस सूट को। बात समझ में आई कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कैसे काम करता है? समझ में आया? देखिए रेस जुडिकेटा बहुत वाइड प्रिंसिपल है अपने आप में। अगर आप रेस जुडिकेटा को पकड़ लेते हो ना, पूरा सीपीसी पकड़ में आ जाता है। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। हम्म हम्म हाँ दोनों पे होगा। कोई कल को कोई थर्ड पार्टी बीच में उठ के आती है, उसके लिए गाड़ी में हम पढ़ेंगे। कल कोई तीसरी पार्टी उठ के जाती है, मान लीजिए यहाँ पे बी वर्सेस ए के साथ में सी भी आ जाता है उठ के, तो उसका क्या किया जाएगा, मैं इसकी रिगार्डिंग में बात करूंगा। हमें बहुत सारा पढ़ना है इसमें। एक बेसिक कंसेप्ट की जो फंडामेंटल है वो ये रेस जुडिकेटा है।
ठंड हो रही है क्या? पार्टीज को लेके भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप ये डायग्राम नोट कर लीजिए बेसिकली। नो हियर अप्लाई कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूटिकेटा। बच्चे बेचारे कंट्रीब्यूट करते हैं घर में बैठे बैठे। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम शुरू होने वाला है इसमें अभी। अब वो ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा, बता देता हूं मैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट्स ए न्यू एक्ट, और वो आरजीएस में आएगा। एपीओ में आ रहा है एविडेंस, इधर आ रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पढ़ा देंगे। सब्जेक्ट बढ़ा देंगे ये लोग, उसको भी पढ़ा देंगे। ये 50 एक्ट कर देंगे वापस से, तो उनको भी पढ़ा देंगे। हमें डर नहीं है। हमें क्या नहीं है? डर। डरना क्यों है? जो होगा अच्छा ही होगा ना, नहीं तो क्या होगा? तजुर्बा नहीं लेना आप लोगों को। बच्चों में खूब आ गए। तजुर्बे के नाम से तो आप लोग सब में खौफ खौफ हो गया है। ये तो चलना कहाँ पे, अब ये भी बता दीजिए। तुम लोग ना कोई ढंग, उस दिन हम लोग गए थे, देखिए 3 तारीख को लेके चलूंगा। कब? 3 को लिस्ट बना दो और मेरे को जगह, मेरे को सब नाम दे दो। उस दिन 3 तारीख को ट्यूसडे है। अरे एक दिन के लिए, 2-2.5 घंटे के लिए बस, इवनिंग में। इवनिंग में 4 बजे, ठीक है ना। कुंभलगढ़ बहुत दूर है यहाँ से, आप कैसी बात करते हो? दूर होते, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, फिर बाकी बच्चों के घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। चलो हो गया, खत्म हो गया ना। चलिए आगे लिखिए, ये बना लिया होगा आपने डायग्राम। देखिए इसको बोलते हैं इशू रेस जुडिकेटा। क्या बोलते हैं? विवादक पूर्व न्याय। विवादक पूर्व न्याय, इसको बोलते हैं इशू रेस जुडिकेटा। ये 4 इशू पे जो लग रहा है, इसको बोलेंगे इशू रेस जुडिकेटा, ठीक है। अब आगे चीजों को और समझते हैं और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, does res judicata applies upon issues in the same suit? Does res judicata applies upon, does res judicata applies upon issues in the same suit? Does res judicata applies upon issues in the same suit? क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत, क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत, सिद्धांत किसी एक वाद में, किसी एक वाद में विवादकों के ऊपर लागू होगा। किसी एक वाद में विवादकों के ऊपर लागू होगा, मतलब 2 सूट नहीं है, किसी एक वाद में विवादकों के ऊपर लागू होगा। मैं समझ में आ रही कैसे? मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, समझना प्लीज इस चीज को, टफ है। मान लीजिए एक सूट इशू स्टार्ट हुआ है, देयर इज अ पार्टी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एक सूट है। अब होता क्या है सर, होता ऐसा है कि कोर्ट ने इनिशियली 4 इशू बनाए थे यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के टाइम पे, लेकिन पार्टीज बोलती है कोर्ट को, पार्टीज क्या बोलती है कोर्ट को कि सर ये जो इशू है, इस इशू के रिगार्डिंग, जैसे कोर्ट ने 4 इशू बनाए यहाँ पे, कोर्ट ने यहाँ पे 4 इशू क्रिएट किए। यहाँ पे कोर्ट ने इशू नंबर 1, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, ठीक है।
फिर कुछ टाइम वापस से कोर्ट ने मान लीजिए कुछ इश्यूज कोर्ट ने डिसाइड कर दिए, या फिर मान लीजिए इश्यू नंबर 1 और 2 कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड कर दिया था इस स्टेज पे आकर। अब आगे सुनना, मान लीजिए फिर से पार्टी ने सेम इशू रेज कर दिए उसी प्रोसीडिंग में, फिर से पार्टी ने सेम इशू रेज कर दिए, क्या रेस जुडिकेटा लगेगा क्या? क्योंकि कोर्ट ने तो सुन लिया, हर्ड और फाइनली डिसाइडेड किया है 2 इशू को, मतलब न्यायालय ने अंतिम रूप से अभिनिश्चित कर दिए 2 इशू, 1 और 2, और फिर पार्टी ने कुछ उसी केस में लेटर ऑन फर्दर वापस वही इशू रेज कर दिए फिर से, क्या उस पर भी रेस जुडिकेटा लगेगा क्या? लगेगा क्या? सवाल सिंपल है। लगेगा रेस जुडिकेटा? आप लोग ये कह रहे ये नहीं लगेगा? नहीं लगेगा कौन बोल रहा है? नहीं लगेगा कौन बोल रहा है? हाँ, क्यों नहीं लगेगा? देखिए, रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा क्योंकि देखिए फॉर्मर कोर्ट होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई पूर्ववर्ती न्यायालय है क्या? यहाँ पर कोई फॉर्मर कोर्ट है, 2 सूट है, 2 सूट है क्या? क्या फॉर्मर कोर्ट है? क्या वो 5 एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं क्या? 5 एलिमेंट्स में आप जब भी मूल्यांकन करना है, जब भी आपको गोज करना है कि रेस जुडिकेटा लगेगा नहीं लगेगा, आपको 5 एलिमेंट्स देखने रेस जुडिकेटा के, जो मैंने उस दिन स्टार्टिंग में लिखवाया आपको, वो 5 एलिमेंट्स में देखिए क्या रेस जुडिकेटा लगेगा नहीं लगेगा। देखिए फॉर्मर कोर्ट है यहाँ पे, क्या 2 कोर्ट है? क्या फॉर्मर कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट है? क्या पूर्ववर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को का विचारण करने के लिए सक्षम है? क्या पश्चातवर्ती न्यायालय है क्या, या फिर यहाँ पे फॉर्मर कोर्ट है कुछ? बताइए, तो फिर रेस जुडिकेटा क्यों लगेगा? देखिए सेक्शन 11 नहीं लगेगा, लेकिन सेक्शन यहाँ पे लगेगा स्टोपल। क्या लगेगा यहाँ पे? स्टोपल, क्योंकि एक चीज जो डिसाइड कर दी है पार्टीज के फेवर में। देखिए ब्रॉड प्रिंसिपल लगेगा रेस जुडिकेटा का, एक व्यापक प्रिंसिपल जो है रेस जुडिकेटा वो है स्टोपल, वो यहाँ पे लागू होगा। देखिए 2 तरह के इश्यूज होते हैं, इसका आंसर लिखिए थोड़ा सा तो लिखिए इसमें क्या हो गया है स्वाति, आपको सबका गलत आंसर देते हो आजकल। लिखिए, लिखेंगे इसमें प्लीज। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा, फॉर ये डायग्राम बना लेना प्लीज, ठीक है ना, समझ में नहीं आएगा। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा देयर मस्ट बी ए फॉर्मर कोर्ट, देयर मस्ट बी ए फॉर्मर कोर्ट। पूर्व न्याय के लागू होने के लिए, पूर्व न्याय के लागू होने के लिए, पूर्व न्याय के लागू होने के लिए, पूर्व न्याय के लागू होने के लिए एक पूर्ववर्ती न्यायालय या पूर्ववर्ती वाद होना आवश्यक है। पूर्ववर्ती न्यायालय ऑब्लिक वाद होना आवश्यक है। पूर्ववर्ती न्यायालय या पूर्ववर्ती वाद होना आवश्यक है। परंतु यहां पर परंतु यहां पर परंतु यहां पर पूर्व न्याय का व्यापक सिद्धांत लागू होगा। पूर्व न्याय का व्यापक व्यापक सिद्धांत लागू होगा। परंतु यहां पर पूर्व न्याय का व्यापक सिद्धांत लागू होगा। पूर्व न्याय का व्यापक सिद्धांत लागू होगा। कहां तक लिखवाया इंग्लिश में? फॉर्मर कोड और फॉर्मर सूट और फॉर्मर सूट और फॉर्मर सूट और फॉर्मर सूट आगे लिखेंगे, आगे लिखिए। However, here the broad principle of res judicata would apply. However, here the broad principle of res judicata would apply. However, here the broad principle of res judicata would apply. However, here the broad principle of res judicata would apply. Would apply. देखिए 2 तरह के इश्यूज होते हैं।
एक होता है सर डायनामिक इशू, एक होता है स्टैटिक इशू। बहुत एक अलग कंसेप्ट बताने वाला हूं, सुनिएगा। देखो सर, डायनामिक इशू क्या होता है, इनपे कभी भी रेस जुडिकेटा नहीं लगता। इनपे कभी भी क्या होता है, इन पे रेस जुडिकेटा नहीं लगता। जैसे आप एग्जांपल लिखिए, इंजंक्शन, व्यादेश। इंजंक्शन मतलब क्या, मैं एग्जांपल देता हूं, समझना इसको, बहुत ही माइन्यूट चीज बता रहा हूं, समझिए एक बार इधर, एक बार समझिए, फोकस कीजिएगा इधर, 2 मिनट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक सूट था। ए क्या था सर, 2 घर थे इनके, ये रोज इधर कचरा फेंकता है। ये ए का घर है और ये बी का घर है, ठीक है ना। बी क्या करता है, हर दिन उठ के सुबह सुबह कचरा फेंकता है इसके ऊपर। ए ने सूट फाइल किया, सूट फॉर न्यूसेंस, न्यूसेंस का सूट फाइल किया है, ठीक है, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, जो भी आप समझो। कोर्ट ने पहला इशू बनाया कि कचरा फेंकना रोका जाए, ठीक है। क्या वो उसके घर के बाहर कचरा फेंकता है, पहला इशू क्या बनाया कि वेदर वेदर ए थ्रोज गार्बेज ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ ए, वेदर वेदर बी थ्रोज गार्बेज ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ ए, क्या बी ए के ऊपर, ए के घर के बाहर या घर के ऊपर कचरा फेंकता है। पहला इशू ये था, और कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ये कचरा फेंकता है, कोर्ट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि आप कचरा नहीं फेंकेंगे। मान लीजिए सूट की प्रोसीडिंग अभी चली रही है, और यहाँ पे कोर्ट ने इशू नंबर 1 डिसाइड कर दिया है, लेकिन बाकी इशू क्या है कि कितना कॉम्पन मिलना चाहिए, कितनी क्या चीजें होनी चाहिए, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। कोर्ट ये डिसाइड करता, उसके पहले ये फिर से कचरा फेंकने लग गया, बी फिर से कचरा फेंकने लग गया, तो आप देखेंगे कि कुछ डायनामिक इशू होते हैं, जैसे इंजंक्शन हो गया। समझ में आई बात, कोर्ट ने एक बार बोल दिया कचरा मत फेंके, फिर से उसने कचरा फेंकना स्टार्ट कर दिया, तो वो जो इशू डिसाइडेड था फिर से वो इशू हो गया वापस। आप समझ रहे हैं डायनामिक इशू क्या होते हैं, मतलब वो इशू होते हैं जो कि एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ये विवादक परिवर्तित होते रहते हैं, विद द टाइम बार बार चेंज होते रहते हैं ये इशू। समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आई। घर के बाहर कोई कचरा फेंक रहा है, कोर्ट ने पहले इशू नंबर 1 बना दिया कि भाई साहब क्या बी ए के घर के बाहर कचरा फेंकता है, एक इशू बना दिया, वेदर बी थ्रोज गार्बेज आउटसाइड द हाउस ऑफ ए। कोर्ट ने मान लिया, कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड कर दिया इस इशू को कि हाँ कचरा फेंकता है, और उसको रोक दिया कि आप कचरा मत फेंकना। लेकिन कोर्ट ने जो बाकी इशू थे, जैसे कितना रिलीफ मिलना चाहिए, कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये भी तो कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ बताया कि अब आप कचरा नहीं फेंको घर के बाहर, कोर्ट ने सिर्फ ये बोला। मान लीजिए जब इस सूट की प्रोसीडिंग चल रही थी, फिर से उसने कचरा फेंकने स्टार्ट कर दिया। जहां पे डायनामिक इश्यू होंगे, मतलब वो चीज जो कि वक्त के साथ बार बार परिवर्तित होते रहते हैं, वहां पे एक रनिंग सूट के अंदर भी एक जो सूट चल रहा है, एक जो वाच चल रहा है, उसके अंदर भी रेस जुडिकेटा कभी लागू नहीं होता हो सकता। ना समझ में नहीं, स्टॉपर लगता है, क्योंकि ये डायनामिक इशू है, ये वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। अरे यार आज मैं बोलता हूँ किसी की कंटिन्यूस सुपरविजन की मैं ड्यूटी लगा देता हूँ, कंटिन्यूस सुपरविजन की ड्यूटी। जैसे मैं बोल देता हूँ कि भैया मेरा ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, और ठेकेदार को काम कराने के लिए मैं कोर्ट के पास चला गया, सर ये ठेकेदार काम करना चाहिए। अब कोर्ट थोड़ी देखेगा बार बार आके कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे, वो परिस्थितियां जो लगातार बदलती रहती है, वहां पे आप इशू कैसे डिसाइड करोगे बताओ, डिसाइड कर सकते हो क्या आप? जो चीज वक्त के साथ चेंज हो रही है लगातार, क्या आप उसको फिक्स कर सकते हो क्या? इंजंक्शन एक इस चीज का एग्जाम्पल होता है, जहां पे डायनामिक इशू होते हैं, यहाँ पे रेस जुडिकेटा वगैरह कुछ नहीं लगता, यहाँ पे कुछ काम नहीं करता। इसमें लिख लीजिए, इस एग्जाम्पल नोट कीजिए और लिख लीजिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, 1% समझ में आया ना, बस 1% समझ में आया कि क्या चल रहा है, बस ठीक है। क्लासेस ले लेना 3
आपसे ज्यादा क्लास की कल उम्मीद नहीं करता। कल आप 3 क्लास लेके आएंगे, कल आप 3 क्लास लेके आएंगे। रेजुडिकेट जहां से स्टार्ट हुआ है, कौन सी क्लास से स्टार्ट हुआ है रेजुडिकेट? अभी 2 दिन पहले। हाँ 29 में शायद लास्ट आधे घंटे में रेजुडिकेट स्टार्ट हो गया था ना अपना। 2-3 क्लास नहीं, 29 की आप देख लेना। ये क्लास ले लेंगे ना 3 तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। क्या है ना, सब्जेक्ट बड़े हैं और मैं ये वेट नहीं कर सकता कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़े हैं। सब्जेक्ट इतने बड़े हैं कि आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा ग्रंथ है ये, सीआरपीसी से भी बड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है ये। अभी 80-90 क्लास अपना बिल्कुल कंसेप्ट चलेगा और लास्ट की 30 क्लासेस जो बैरेक्ट में लिखा हुआ है वो लिखवाना है सारा। इट्स ए वेरी लॉन्ग वे टू गो, तो हमें इंस्टीट्यूट भी थोड़ा चेंज करना है। इट्स ए वेरी लॉन्ग वे टू गो। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, दोज इश्यूज, इसमें लिखिए डायनामिक इशू में, दोज इश्यूज which are not changed, sorry, those issues which are changed, those issues which are changed as per the circumstances, which are changed as per the circumstances, which are changed as per the circumstances, वो विवादक जो परिस्थिति के अनुरूप बदलते हैं, वो विवादक जो परिस्थिति के अनुरूप बदलते हैं, परिस्थिति के अनुरूप बदलते हैं, change as per the circumstances. Here the res judicata would not apply, here res judicata would not apply, here the res judicata would not apply. यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं वहां या यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वहां पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए इंजंक्शन, इंजंक्शन फॉर एग्जाम्पल यू मे नोट इंजंक्शन, व्यादेश, उदाहरण के लिए व्यादेश। डायनामिक इशू में अब स्टैटिक इशू क्या होते हैं? स्टैटिक होता है स्थिर, इसमें लिख लीजिए दोज इश्यूज which are not changed, those issues which are not changed due to circumstances. वह विवादक जो परिस्थिति के अनुरूप नहीं बदलते हैं, वह विवादक जो परिस्थिति के अनुरूप नहीं बदलते हैं, वो विवादक जो परिस्थिति के अनुरूप नहीं बदलते हैं, वह विवादक जो परिस्थिति के अनुरूप नहीं बदलते हैं। Here the principle of res judicata would apply. Here the principle of res judicata would apply. यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, यहाँ पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी वुड कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। सैटरडे संडे का ऑफ रहेगा, हमारी दो दिन क्लास हो रहे अभी, गुरुवार की और शुक्रवार की। ठीक है, तो मेरा टारगेट ही रहेगा कि मैक्सिमम हम ज़्यादा पेनिट्रेट करें इस टॉपिक में, इस पूरे सेक्शन को और डिटेल में जाएं, समझें अच्छे से। ये हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, वी वुड डू इट। ठीक है, बाकी मैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँ। प्लीज आप लोग रोज पढ़ के रिवाइज करते हैं घर जाके।